तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी में ISPCS चैनल में, जहां आपको मिलते हैं द हिंदू के एडिटोरियल हिंदी में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल, जो कि भारत जर्मनी संबंध पर आधारित है। तो ये आपके मेंस पेपर 2 जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, उस इकाई से ये रिलेटेड है। दोस्तों इसका PDF आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली एडिटोरियल मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का संपादकीय विश्लेषण भारत जर्मनी संबंधों में एक G10 वेंडे। यहाँ पे G10 वेंडे का मतलब है एक नई शुरुआत। ये आपके प्रीलिम्स में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं इस इकाई से संबंधित है और मेंस पेपर 2 में द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह वाली इकाई से संबंधित है। तो दोस्तों जर्मनी के साथ भारत के रिश्ते अब नए मोड़ पर आ गए हैं और जैसे हमारे फ्रांस के साथ यूरोप में बहुत अच्छे संबंध हैं, वैसे ही जर्मनी भी हमारे साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए प्रयास कर रहा है। तो भारत के लिए एक सुनहरा मौका है और जर्मनी का ये मैप है। इसकी राजधानी यहाँ बर्लिन दी गई है। इसके नेबरिंग कंट्रीज़ में पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड्स और फ्रांस ये हैं और इधर डेनमार्क भी है। तो मुद्दे पर अंतर्दृष्टि डालते हैं। प्रसंग हमारा भारत जर्मनी संबंध। दोस्तों भारत और जर्मनी के बीच जो संबंध है वो लोकतांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर है और भारत ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी के साथ अपने राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। जर्मनी जो है वो अपनी विकास की परियोजनाओं में 1.3 बिलियन यूरो के बराबर भारत के साथ सहयोग करता है। दोस्तों ये यहाँ पे जो पॉइंट्स दिए गए हैं डाटा, ये आप अपने मेंस के आंसर में डाल सकते हैं। तो जर्मनी जो है वो 90% जलवायु प्रदूषण से लड़ने के लिए कार्य करता है और प्राकृतिक संसाधनों की बचत के साथ साथ स्वच्छ और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देता है। तो जर्मनी महाराष्ट्र में 125 मेगावाट की क्षमता वाला एक विशाल सौर संयंत्र यानी कि सोलर एनर्जी के निर्माण हो उसमें हमारी सहयोग कर रहा है ताकि जो CO2 है वो उसको कम किया जा सके। तो इससे 1,55,000 टन की वार्षिक जो CO2 हम अपने वातावरण में डालते हैं वो नहीं होगा। तो रिश्तों में कुछ दरारें आ गई थी। उसका क्या कारण था कि जर्मनी जो है वो चीन के साथ अपने बहुत अच्छे रिश्ते कायम कर रहा था और भारत जो है वो चीन का विरोधी है। लेकिन अब स्थितियां बदल रही हैं। तो जो रूस और यूक्रेन का युद्ध है उसने भी जर्मनी को बहुत प्रभावित किया है, क्योंकि जर्मनी जो है वो बहुत अच्छी इकोनॉमिक कंट्री है, लेकिन वो अपनी सुरक्षा नीतियों पर उतना ध्यान नहीं दे रही थी जितना कि अब रूस यूक्रेन युद्ध के बाद जर्मनी ने दिया है। क्योंकि जर्मनी को भी खतरा है, अगर यूक्रेन को जीत लेता है रूस तो वो धीरे धीरे आगे भी यूरोप में अटैक कर सकता है। इसलिए अब जर्मनी जो है वो डिफेंस सेक्टर में भी अपने को अच्छा और करने का प्रयास कर रहा है। तो जर्मनी की जो सुरक्षा नीति है उसमें ये रूसी जो आक्रमण हुआ है वो बहुत महत्वपूर्ण कदम है। जो हमारे रणनीतिक मामले हैं उनके प्रति युद्ध के बाद के जो शांतिवाद आया था उसमें अब खलन देखने को मिल रही है। तो जर्मनी का जो रक्षा खर्च है, जो डिफेंस सेक्टर में वो अपना खर्च करता है, जर्मनी जो है वो अपने GDP का 2% और ज़्यादा खर्च करेगा अपनी रक्षा और सेना पर। और दोस्तों अब जर्मनी अपने जो आर्थिक संबंध है, जो अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, उसके लिए उसकी विविधता पर विचार कर रहा है, जिसमें वो इंडिया और जापान को अपना पार्टनर देखता है। तो भारत पर वर्तमान जर्मनी का क्या रुख है? 2021 में जर्मन सरकार ने एक गठबंधन समझौता किया था भारत के साथ, जिसकी विदेश नीति में भारत के संबंधों को सुधार करने की उसमें प्राथमिकता दी गई थी। दूसरी चीज़, जर्मन विदेश मंत्री ने दिसंबर 2022 में भारत की यात्रा पर आए थे। छठा भारत जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श यानी द्विवार्षीय प्रारूप जो 2011 में शुरू हुआ था वो भी हुआ था। इसमें क्या क्या बात की गई है? रक्षा, व्यापार, स्वच्छ ताकत, प्रवास, डिजिटल परिवर्तन,
और भारत प्रशांत क्षेत्र यानी एशिया पैसिफिक जो रीजन है। तो एशिया के प्रति नीति में परिवर्तन हुआ है। जर्मनी ने पिछली एशिया नीति से प्रस्थान जो चीन के आसपास केंद्रित थी उससे अब भारत और जापान की तरफ वो रुख कर रहा है, क्योंकि जो जर्मनी है वो पहले चीन की तरफ झुकाव रखता था, लेकिन अब जापान और इंडिया, श्रीलंका, इनकी तरफ वो ध्यान दे रहा है। तो जो वहाँ के भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उन्हें बर्लिन में आमंत्रित किया गया था ताकि वो भी परामर्श में भाग ले सकें। तो भारत प्रशांत जो क्षेत्र है उसके लिए जर्मनी की कुछ रणनीति है जिसमें वो भारत को एक प्रमुख भागीदार के रूप में देखते हैं। जर्मनी के लिए एशिया को यूरोप से जोड़ने वाली जो आपूर्ति श्रृंखला है और जो व्यापार का मार्ग है उसमें वो आर्थिक महाशक्ति के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करेंगे और एशिया पर ज़्यादा ध्यान देने की उनकी अब नीति है। तो अधिक सैन्य तैनाती के माध्यम से वो एशिया और पैसिफिक जो रीजन है उसमें अपनी भागीदारी बढ़ाएंगे। और दोस्तों जर्मनी जो है वो अब भारत के साथ मिलकर श्रीलंका और नेपाल जैसी कंट्रीज़ में विकासशील परियोजनाओं को चलाएगा। तो इससे भारत और जर्मनी के संबंध सुधरेंगे और हमारे देश को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि दोस्तों जब डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ आती हैं जैसे फ्रांस, जर्मनी, ये सब, तो इससे हमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट मिलता है, FDI आता है, जिससे हम अपनी विकास परियोजनाओं को चला पाते हैं। तो दोस्तों जर्मनी जो है वो लंबे समय से जो उसकी हथियार निर्यात नीति रही है, यानी कि जो डिफेंस की मिसाइल्स वगैरह होती हैं उनका जो एक्सपोर्ट होता है उसकी पॉलिसी पर दोबारा विचार कर रहा है। और इसमें भारत के लिए एक सुनहरा मौका है कि वो अपनी जो डिफेंस की ज़रूरतें हैं वो रशिया से थोड़ा कम करके जर्मनी से पूरा करें, क्योंकि एक कंट्री पर हमारी डिपेंडेंस होना अच्छी बात नहीं है। तो अपना जो सैन्य हार्डवेयर है और टेक्नोलॉजी है उसके लिए वो अब और कंट्रीज़ की तलाश में है जिसमें भारत एक मुख्य भूमिका निभा सकता है। तो $5.2 बिलियन का सौदा हुआ है जिसमें जर्मनी ने संयुक्त रूप से भारत में 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया है। तो फ्रांस, भारत, जर्मनी सैन्य अभ्यास भी 2024 में सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए होगा। अब मुद्दे क्या इसमें आ सकते हैं? भारत प्रशांत जो क्षेत्र है उसमें सामान्य चिंताओं के बावजूद जर्मनी चीन के साथ कोई सीमा साझा नहीं करता है, इसलिए कभी भी जर्मनी का रुख जो है वो चीन की तरफ भी हो सकता है, क्योंकि उसे चीन से बॉर्डर लाइन पे कोई खतरा नहीं है, क्योंकि चीन की बॉर्डर लाइन जर्मनी को कहीं भी छूती नहीं है। तो चीन में जर्मन का भरोसा कम होने के बावजूद भी हम चीन पर उतना ज़्यादा भरोसा करने की स्थिति में नहीं हैं। हालांकि जो वहाँ के वाइस चांसलर हैं स्कॉल्स, उन्होंने यह प्रदर्शित किया है कि जर्मन उद्योग जो है वो चीनी बाज़ारों के साथ अपनी कम करेगा। तो जो व्यापार और प्रौद्योगिकी है वो जान लेते हैं। जर्मनी यूरोपीय संघ यानी EU में भारत का सबसे बड़ा आर्थिक भागीदार रहा है। दोस्तों जो यूरोपीय यूनियन है उसमें इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए कहती रही है, लेकिन अभी उसे यूरोपीय यूनियन में फ्री ट्रेड नहीं होने का मौका मिला है। तो उसमें जर्मनी जो है एक बड़ा आर्थिक भागीदार उनका रहा है ताकि उसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मिल जाए और हमारा व्यापार बढ़े। तो इस साझेदारी में स्वच्छ ऊर्जा और हरित प्रौद्योगिकी यानी ग्रीन टेक्नोलॉजी भी एक केंद्र के रूप में रहेगा। पिछले साल एक हरित और सतत विकास साझेदारी का शुभारंभ भी किया गया है। जर्मनी में कुशल जनशक्ति की कमी है, जिसकी जो कमी है वो भारत पूरी कर सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत स्किल्ड लेबर है, तो इससे हमें जॉब भी क्रिएट होंगी। तो आगे बढ़ने का रास्ता यानी वे फॉरवर्ड जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर लीजिए, ताकि आपको डेली द हिंदू के एडिटोरियल हिंदी में मिलते रहें। यूरोप द्वारा जो समान विचारधारा वाले देश हैं जैसे जर्मनी, तो वो भारत के साथ अपनी भागीदारी, अपनी साझेदारी बढ़ा सकता है। युद्ध जारी रहने के दौरान रूस और यूक्रेन का जो संघर्ष रहा है, इस युद्ध ने जर्मनी को भी काफ़ी हतोत्साहित किया, तो इसलिए वो अपने और व्यापारी पार्टनर तलाश रहा है जिसमें भारत एक मुख्य भूमिका निभा सकता है और उसे इस
मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए जो G4 समूह है उसमें जर्मनी के साथ इंडिया काफ़ी सहयोग दे सकता है, क्योंकि जो संयुक्त राष्ट्र का सुरक्षा परिषद है उसमें इंडिया और जर्मनी दोनों ही उसमें सहयोग करना चाहते हैं, उसमें अपना परमानेंट मेंबरशिप लेना चाहते हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वो मेंबरशिप नहीं मिल पाई है। तो जो पिछले साल का G7 शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें भी जर्मनी ने हमारे प्रधानमंत्री जी को निमंत्रित किया था। तो ऐसे संबंधों को हमें बढ़ावा देना होगा जिसमें हम हमारी कंट्रीज़ के दूसरी कंट्रीज़ के साथ समान रिश्ते, समान विचारधाराएं हैं और अपने संबंधों को सुधारना होगा। तो युद्ध पर सबके अलग अलग दृष्टिकोण हैं, जिसके कारण राजनीतिक जो संबंध है वो काफ़ी उथल पुथल हुई है उनमें। इंडो पैसिफिक जो रीजन है उसमें जो जर्मनी और इंडिया दोनों ही वहाँ की सुरक्षा के लिए अपना प्रयास कर रहे हैं। जो रूस और चीन की गहनता है संबंधों की, उसके लिए एक विकल्प खोजने की ज़रूरत है जिसमें भारत और जर्मनी काफ़ी अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। और जो भू राजनीतिक बदलाव आ रहे हैं, जो विश्व में परिवर्तन हो रहा है, भारत उसके साथ अपना परिवर्तन करते हुए जर्मनी के साथ संबंध नए स्थापित करते हुए अपनी नई विदेश नीति और नया भारत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका जर्मनी के साथ निभा सकता है। तो ये था आज का पूरा एडिटोरियल। जानते हैं अभ्यास के लिए एक प्रश्न। सूचना प्रौद्योगिकी समझौतों का उद्देश्य हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों पर सभी करों और शुल्कों को 0 तक कम करना है। ऐसे समझौतों का भारत के हितों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यूपीएससी 2022 का ये क्वेश्चन है, 2014 का ये क्वेश्चन है। 250 शब्दों में 15 मार्क्स के हिसाब से आपको लिखना है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।